नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स देखेंगे, ऐसे कंपनीज देखेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। तो Q1 26 के रिजल्ट्स इन कंपनीज के काफ़ी अच्छे हैं। तो ये YOY नंबर्स है। यहाँ पे Q1 26 को मैं Q1 25 से कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहली कंपनी है बेलरीज इंडस्ट्रीज। पहली बार सुन रहा हूँ इस कंपनी का नाम। बहुत रिसेंटली इस कंपनी ने IPO किया है। इसका स्टॉक प्राइस काफ़ी सॉलिड तरीके से ऊपर जा रहा है। तो मैं चार्ट्स दिखा दूंगा आपको। थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 11,000 करोड़ का है। ऑटो आंसर दे रही कंपनी। तो ये टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स में, स्पेशली टू व्हीलर्स में आप ये चैसी का फोटो देख रहे हो। तो ये जो भी मोटरसाइकिल्स में चैसी लगती है, तो ये कंपनी वो बनाती है, राइट। तो 60% बिजनेस टू व्हीलर्स से आ रहा है, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स से भी बिजनेस आ रहा है। तो बम्पर वगैरह जहाँ पे भी स्टील इन्वॉल्व होता है, शीट मेटल इन्वॉल्व होता है, वो सारे कंपोनेंट्स या वो सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मैंने नीचे एक फोटो लगा दिया इस कंपनी का। सो द सेल्स आर अप बाय 27%। 25% करीबन एक्सपोर्ट करती है। तो हार्ली डेविडसन को एक इंपॉर्टेंट एक तरह से कंपनी है ये। उनके बहुत सारे जो चैसी वगैरह है या शीट मेटल पार्ट्स है, ऑटो कंपोनेंट्स, वो ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। TVS, हीरो मोटोकॉर्प, जो भी इंडियन बाइक कंपनीज है, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, वो कंपनीज के साथ ये कंपनी काम करती है। 25% एक्सपोजर यूनाइटेड स्टेट्स को है, राइट। तो EPS इज अ 15%। द PE इज अराउंड 30, राइट। तो कंपनी का अगर आप स्टॉक चार्ट देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। एक ग्रोथ कंपनी लग रही है फ्रॉम द स्टॉक चार्ट, राइट। तो द नेक्स्ट कंपनी दैट वी टेक इज D-Dave Plastics। D-Dave Plastics जो जो कंज्यूमर अप्लायंसेस कंपनीज होती है, हैवेल्स है या फिर जो भी स्विच गेयर्स बनाती है, हैवेल्स जैसे कंपनी, फिनोलेक्स जैसे पाइप्स बनाते हैं, तो उसमें जो भी प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, जो इनपुट मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो पॉलीमर कंपाउंड्स जो होते हैं, जो आप फोटो देख रहे हो, वो ये प्लास्टिक होता है। तो इस प्लास्टिक को प्रोसेस करके आप वायर्स, केबल्स, PVC पाइप्स, जो हम चाय पीते हैं, जो कप्स होते हैं या प्लेट्स होते हैं जिसमें खाना खाते हैं, प्लास्टिक के प्लेट्स होते हैं, वो भी ये प्लास्टिक इनका एक इनपुट कॉस्ट है, एक इनपुट मटीरियल है, राइट। सो द सेल्स ऑफ दिस कंपनी आर अप 23%। EPS ग्रोथ इज 23%। PE इज अराउंड 17। इसके स्टॉक प्राइस में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं हो रही है। अगर आप इसका स्टॉक चार्ट देखोगे, बहुत रिसेंटली से ये स्टॉक चार्ट ऊपर जाना शुरू हुआ है, राइट। तो एक ग्रोथ कंपनी है। 23% सेल्स ग्रोथ, 23% प्रॉफिट ग्रोथ या EPS ग्रोथ दे रही है D-Dave Plastics, राइट। द नेक्स्ट कंपनी इज तिलक नगर इंडस्ट्रीज। अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ का है। 95% बिजनेस जो आता है ब्रांडी से आता है। तो ब्रांडी काफ़ी अच्छा बनाती है। ये फोटो अगर आप देख रहे हो तो सारे ब्रांडी के ही ब्रांड्स है, राइट। साउथ इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 85% बिजनेस साउथ इंडिया से आता है। EPS ग्रोथ इसका 120% का है। तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में भी। तो अगर आप EPS ग्रोथ देखोगे यहाँ पे, इट्स गुड। एंड द स्टॉक प्राइस सिंस मार्च हैज़ बीन गोइंग अप। तो मार्च में करीबन 200 का स्टॉक प्राइस था, रिसेंटली करीबन 500 का स्टॉक प्राइस दिखा रहा है। तो काफ़ी चार्ट्स पे ये स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तिलक नगर इंडस्ट्री गाइडेंस जो दिया है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया है, राइट। द नेक्स्ट कंपनी दैट वी टेक इज उग्र कैपिटल। तो NBFC है, जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, जो बिजनेस लोन्स है, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स मशीन खरीदने के लिए लोन लेते हैं, अपने बिजनेस वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेते हैं, तो वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग में एक तरह से उग्र कैपिटल कैटेगराइज होती है। एंड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है अनसिक्योर्ड लेंडिंग में। तो 2 साल पहले RBI ने काफ़ी सारे रेगुलेटरी अंकुश लगा दिए थे कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग कम होगी। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर आया उग्रो कैपिटल जैसे कंपनीज़ की और NBFCs जो इस स्पेस में है। अभी थोड़ा ढीला हुआ है, बट एसेट क्वालिटी इन कंपनीज़ की काफ़ी इतनी ठीक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उनके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिजल्ट्स तो ठीक ठाक ही दिए, बट अगर आप सेंटिमेंट देखो सेक्टर में, काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो उग्रो कैपिटल कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से सफ़र कर रही है, राइट। तो नेक्स्ट कंपनी इज लेमन ट्री होटल्स। लेमन ट्री होटल्स में सारी चीज़ें अच्छी है, एक्सपैंड कर रही है, एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस से कैपिटल लाइट बिजनेस को पिवट करने की कोशिश कर रही है। सेल्स अप है। EPS 92% से अप है। तो पिछला क्वार्टर जो गर्मी का क्वार्टर होता है, वेकेशंस वगैरह लोग बहुत करते हैं, तो लेमन ट्री का सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर आप स्टॉक प्राइस भी देखोगे, फ्लैटिश ही रहा है, बट थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है पिछले 1-2 क्वार्टर से। बट द प्रॉब्लम विद दिस कंपनी, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ कंपनीज इन द होटल सेक्टर, इज कि इनका डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है इनका, राइट। इसका भी डेट टू इक्विटी 1.85 है। इसका मैंने एनालिसिस किया है। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रही है, पिवट कर रही है, मैनेजमेंट सॉलिड है, बट इसका डेट टू इक्विटी 1.85 है। सो इन स्पाइट ऑफ द ग्रोथ दैट द कंपनी इज गिविंग, लोग समझते हैं कि अगर डेट टू इक्विटी 1.85 या 1.5 से ऊपर है तो क्वालिटी कंपनीज नहीं है। तो एक साइडवेज मार्केट या फिर एक
ना ट्रेंडिंग मार्केट में नॉर्मली ऐसे कंपनीज में लिक्विडिटी आती नहीं है, राइट? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये कंपनी डिफेंस में है, शिप बिल्डिंग कंपनी है, इसका भी EPS 38% से ऊपर गया, 30,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर गया था, अब रैशनलाइज हो रहा है, राइट? और थोड़ा रैशनलाइज होगा, साइडवेज होगा, मुझे लगता है पी थोड़ा हायर साइड पे है, ग्रोथ दे रही है कंपनी विदाउट एनी डाउट। डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा पी का थोड़ा है, लोचा है डिफेंस स्टॉक्स में, तो कहीं ना कहीं पी देख के ही डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आई थिंक, राइट? यथार्थ हॉस्पिटल फाइनली काम कर रहा है, या फिर इसका स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हुआ है यथार्थ का, राइट? ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है। तो इस कंपनी को मैंने जब लिया था, इस कंपनी को मैंने इसलिए लिया था क्योंकि एक हाई ग्रोथ कंपनी थी, वैल्यू भी नहीं था इसमें, ओवर वैल्यूड कंपनी थी, या फिर रीजनेबली वैल्यूड तो नहीं कहूँगा, ओवर वैल्यूड कंपनी थी, और क्वालिटी नहीं है इस कंपनी में। ROE अगर आप देखोगे 10% 12% ही है। तो मैंने इस कंपनी को बेसिकली लिया था इसके ग्रोथ के वजह से, और इसने जब ग्रोथ नहीं दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, या अब फाइनली ये कंपनी ग्रोथ दे रही है, तो मैंने इसको लिया था, यथार्थ हॉस्पिटल को ग्रोथ के लिए लिया था। क्वालिटी मुझे इसमें नहीं दिखा था, वैल्यू भी मुझे नहीं दिखा था। मैंने नारायणा हृदयालय को क्वालिटी के लिए लिया था और मुझे वैल्यू भी दिखा था नारायणा में दिसंबर में। तो नारायणा भी ऊपर जा रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट किया है, बट यथार्थ फाइनली परफॉर्म कर रहा है, ये देख के अच्छा लग रहा है, राइट? हरिओम पाइप्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1500 करोड़ का है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल्स का टाइम अच्छा है, राइट? जो भी ये स्टील बनाने वाले कंपनी, वैल्यू एडेड कंपनीज जो होते हैं स्टील के बनाते हैं, उनका वक्त अच्छा है डोमेस्टिक मार्केट में भी। एक्सपोर्ट्स में तो चलो अब थोड़ा वो टैरिफ की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, पर डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी अच्छा है। बट आई थिंक वी नीड टू लुक एट बेटर कंपनीज। हरिओम पाइप्स में कुछ भी नहीं है, ना उसका ग्रोथ टेरिफिक है, ना उसमें क्वालिटी है, ना उसमें वैल्यू है। वैल्यू चलो ठीक ठाक दिख रहा है, बट ग्रोथ और क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ एक 11% का है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी सिंगल लोअर डिजिट्स में आई थिंक 4-5% की है, ROE कुछ 12% का है। मुझे लगता है कि देयर आर बेटर इंडस्ट्रियल्स आउट देयर विच वी कैन एक्सप्लोर, राइट? तो हरिओम पाइप्स इज नॉट अ ग्रेट कंपनी। इसका जो स्टॉक चार्ट भी है वो कुछ ऐसा ज़बरदस्त है नहीं, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। तो ये है हरिओम पाइप्स का चार्ट, फ्लैटिश ही रहा है, कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। जैसे मैंने कहा कि कुछ ज़्यादा है नहीं इस कंपनी में, सिर्फ इस क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दिया है इस कंपनी ने, राइट? सो द नेक्स्ट कंपनी दैट वी टेक इज साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है स्विच गेयर्स बनाती, तो कहीं ना कहीं इसका नैरेटिव बहुत स्ट्रांग था, अंडरलाइंग नैरेटिव इस कंपनी का बहुत स्ट्रांग है कि ना पावर जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उसमें ये कंपनी बहुत मदद करेंगी। स्विच गेयर्स बनाती है, केबल्स एंड वायर्स भी बनाती है इस कंपनी। तो सेल्स इज अप 25%, EPS इज 33%। अगेन एक हाइपर ग्रोथ कंपनी रह चुकी है 21 to 24 से, अभी भी अच्छा ही ग्रोथ दे रही है, बट इसमें कुछ दूसरा है नहीं, क्वालिटी नहीं है। तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिटेबिलिटी, ROE CFO to EBITDA, ये सारे पैरामीटर्स पे ये कंपनी थोड़ी कमज़ोर कंपनी पड़ती है। तो जब एक बुल मार्केट चलता है तो ऐसे कंपनीज जो नैरेटिव ड्रिवन कंपनीज होते हैं, जो ग्रोथ भी दे रहे होते हैं, वो कंपनीज बहुत ऊपर जाते हैं। तो महंगे होते तो भी लोग खरीदते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार हर कोई खरीद रहा है तो वैल्यूएशन भले ज़्यादा है पर ग्रोथ आ रहा है। बट एक जब आपका एक साइडवेज मार्केट होता है, या फिर एक बेयर मार्केट तो नहीं कहूँगा, बट एक साइडवेज मार्केट होता है, तो इन्वेस्टर्स, FIIs, DIIs बहुत कॉशियस हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि यार ग्रोथ तो ठीक है बट क्वालिटी भी होना चाहिए ना, क्योंकि काफ़ी एसेट एलोकेशन की बात है ना। तो सिर्फ अब लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में पैसे नहीं लगा रहे, बॉन्ड मार्केट में पैसे लगा रहे लोग, गोल्ड एक तरह से अप्रिशिएट हुआ है उसमें पैसे लगा रहे, बहुत लोग एक तरह से US स्टॉक्स में भी पैसे लगा रहे हैं। तो जो लिक्विडिटी, सो द स्टॉक प्राइस गोइंग अप इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स। इट इज अ फंक्शन ऑफ द फंडामेंटल्स और द अर्निंग्स दैट द कंपनी गिव्स, एंड सेकेंड इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द लिक्विडिटी दैट इज कमिंग इन टू द कंपनी और द सेक्टर। सो करंटली देर इज नॉट अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी दैट इज कमिंग इन टू द सेक्टर और फॉर दैट इंस्टेंस द कंपनीज, राइट? तो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं आ रही। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये कॉन कॉल्स पढ़ने की आदत पड़ गई लोगों को पिछले 2-3 सालों में, एंड मेनी ऑफ द कंपनीज आर गिविंग गुड रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। EPS ग्रोथ 25%, 30%, 40% के EPS ग्रोथ देख रहे हैं, बट स्टॉक प्राइस कहीं जा ही नहीं रहा है। तो लिक्विडिटी नहीं है, और लिक्विडिटी तब आएगी जब एक तरह से जो भी ग्लोबल लिक्विडिटी एक तरह से तब आएगी जब इंटरेस्ट रेट्स कट करना शुरू करेगा यूनाइटेड स्टेट्स, तो ग्लोबल लिक्विडिटी तब आएगी, एंड दैट इज़ वेयर अ लॉट ऑफ कंपनीज वुड गेट लिक्विडिटी फ्लोज। बट अभी जो है थोड़ा लोग ना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इवन इफ यू लुक एट दी FIIs, वो ताइवान मार्केट और हांगकॉन्ग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स में इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे तो लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे जो स्मॉल कैप्स में रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो देखते हैं कि कौन कॉल्स अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बट हमारा स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो इट इज़ जस्ट नॉट द फंक्शन ऑफ फंडामेंटल्स, इट इज़ जस्ट नॉट द फंक्शन ऑफ अर्निंग्स, इट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ लिक्विडिटी। तो पैसा जब आएगा स्टॉक में या फिर सेक्टर में या फिर इंडेक्स में, तभी एक तरह से स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो सैल्जर की कहानी भी बहुत सारे दूसरे स्मॉल कैप कंपनीज की जो कहानी है वैसी है कि एक अच्छा नैरेटिव दिया था कोविड के वक्त, पावर इलेक्ट्रिफिकेशन का, स्विच गेयर्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मूव करने का, वो नैरेटिव अच्छा था, हाइपर ग्रोथ कंपनी थी, तो लोगों ने काफ़ी पैसा डाला, बट स्टॉक प्राइस जो है वो अब रैशनलाइज हो रहा है क्योंकि ऐसे कंपनीज में वैल्यू तो ऑब्वियसली नहीं है बट क्वालिटी भी इतनी सही नहीं है। तो एक इन्वेस्टर को लगता है कि यार मुझे क्वालिटी जहाँ पे ठीक ठाक मिलती है, ग्रोथ जहाँ पे ठीक ठाक मिलता है, वहाँ पे मैं पैसा लगाऊंगा। और मोस्टली इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्टेड रहते हैं, राइट। डीआईएस, एफआईएस थोड़ा परहेज करते हैं स्मॉल कैप्स में एक तरह से बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने के लिए। तो बालू फोर्ज है, मल्टीपल टाइम्स बालू फोर्ज को कवर किया इस चैनल पे, करीबन 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ईपीएस ग्रोथ 53% का है, सेल्स ग्रोथ 33% का है, बट इसका भी स्टॉक प्राइस कहीं गया नहीं है। तो अगर आप देखोगे स्टॉक प्राइस पूरा फ्लैट है पिछले एक साल में। ये कंपनी एक बुल मार्केट की एक लीडर थी, इसमें एक एस इन्वेस्टर इन्वेस्टेड थे, तो ये कंपनी काफ़ी फेमस हुई, काफ़ी लिक्विडिटी है इस कंपनी में, बट आई थिंक इट हैज़ हिट अ प्लेटो राइट नाउ। पहले ईपीएस ग्रोथ काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। टीडी पावर सिस्टम्स एक अच्छी कंपनी है, ये इट मेक्स जनरेटर्स एंड मोटर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और 25% रेवेन्यूज जो इसके ना यूएस से आते हैं, और ये कंपनी फंडामेंटली भी एक अच्छी कंपनी है, राइट। बट एक प्रॉब्लम जो है ये 25%, 30% का टैरिफ का, 50% का टैरिफ का, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में इस पर प्रेशर डालेगा। मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये टैरिफ का पूरा झंझट पूरा ये ठंडा होगा, आई थिंक इंडिया का जो फाइनल टैरिफ रहेगा, ये मेरा समझना है, वो करीबन 20% रहेगा और चाइना का करीबन 30% रहेगा। तब हमें जाके देखना पड़ेगा कि कौन से कंपनीज जो है वो कंपिटिटिव बनेंगे यूएस मार्केट्स में, क्योंकि 20% टैरिफ भी बहुत ज़्यादा है। ये जो छोटे मोटे कंट्रीज़ है, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, इनका 15%, 17% है, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 50% टैरिफ तो हट ही जाएगा, बट इट वोंट बी 25 एज वेल। 25 से शुरू करेगा इंडियन नेगोशिएटर्स, एंड उसको ना नेगोशिएट करते करते 20 पर लेके आएंगे, एंड देन वील हैव टू सी हाउ कंपिटिटिव आर प्रोडक्ट्स आर विज़-अ-वी चाइना, जिसका मुझे लगता है कि करीबन 30% टैरिफ, 3 महीने का और टाइम लिया है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वील कम टू नो। तो एक्सपोर्ट मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, तो वो काफ़ी एविडेंट है। तो अच्छे कंपनीज, टीडी पावर सिस्टम जैसे कंपनीज भी एक तरह से थोड़ा हिट ले सकते हैं। तो इस कंपनी का ईपीएस ग्रोथ 42% का है, सेल्स ग्रोथ 36% का है। जनरेटर्स एंड मोटर्स बनाती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को एक तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी में टर्बाइंस के थ्रू, इंजन्स के थ्रू कन्वर्ट करके जी जैसे कंपनी को एक्सपोर्ट करती है, मतलब जी इनके क्लाइंट्स है, सीमेंस वगैरह जो बड़े बड़े कैपिटल गुड्स कंपनीज है यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, वो इसके क्लाइंट्स है। पर थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर दिख सकता है, बट काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये टीडी पावर सिस्टम्स। इसका मैं स्टॉक प्राइस भी दिखा देता हूँ आपको कि इफ़ यू सी द स्टॉक प्राइस, पिछले 3 महीने में एक तरह से ऊपर गया आफ्टर द क्रैश इन मार्च 2025। तो इट्स अ गुड कंपनी, बट थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रेशर दिख सकता है इस कंपनी में, राइट। सो द नेक्स्ट कंपनी इज लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। तो ये भी एक तरह से ऑटो एंसिलरी कंपनी है। ये जो ये लाइट्स होते हैं, हेडलाइट्स होते हैं, ये फिर मिरर्स होते हैं 2 व्हीलर्स के, 3 व्हीलर्स के, वो ये कंपनी बनाती है। तो 2 एक तरह से ग्रोथ स्ट्रैटेजीज ये कंपनी ने लिए। एक तो जैसे इनका एक एडास सिस्टम है, तो जैसे आप घर का इंटीरियर्स करते हैं वैसे कार्स का इंटीरियर्स करते हैं। तो ये कंपनी कार्स के इंटीरियर्स करती है, मतलब वो सनरूफ वगैरह फिटिंग वगैरह करती है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, तो प्रीमियमाइजेशन की तरफ बेंड है इस कंपनी का। और दूसरा है कि इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स 4 व्हीलर्स। तो 2 व्हीलर्स में इसको मार्जिन्स इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो इट इज़ नॉट गेटिंग द बेस्ट ऑफ द मार्जिन्स इन 2 व्हीलर्स, सो दैट्स व्हाई इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स 3 व्हीलर्स एंड प्रिडोमिनेंटली 4 व्हीलर्स। तो इन द लास्ट 3 to 4 months इस कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर गया है, काफ़ी प्रीमियमाइजेशन कर रही है कंपनी। सो दिस इज वन स्टॉक प्राइस दैट वी नीड टू लुक एट। लूमैक्स ऑटो अच्छी कंपनी है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, राइट। इट्स दीप इंडस्ट्री, द नेक्स्ट कंपनी इज दीप इंडस्ट्री, और दीप इंडस्ट्रीज का मैं स्टॉक प्राइस दिखा देता हूँ। ये कंपनी रिफाइनरी सर्विसेज देती है, तो जो भी ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड रिफाइनरी कंपनीज होते हैं जैसे ओएनजीसी, तो एक्चुअली 45% जो बिजनेस आता है इसका ओएनजीसी से आता है, तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। इसका ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे तो थोड़ा ठंडा ही रहा है पिछले एक साल में, राइट। तो
अच्छी कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है ये भी, राइट। 3,400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। रिफाइनरी सर्विसेज देती है। ईपीएस इज अप 59%, सेल्स अप 62%। पी इसका कहीं ना कहीं रीजनेबल लगा मुझे 19 का, राइट। अच्छी कंपनी है, डिसेंट कंपनी है, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। एंड दिस कंपनी ये थोड़ी अछूती रहती है फ्रॉम द प्राइजेस ऑफ, तो लोग मान के चलते हैं कि रिफाइनरी सर्विसेज में है तो ऑयल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो ये कंपनी का फायदा होगा, नुकसान होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उसको ओएनजीसी कंपनीज जैसे कंपनी से मिलते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स ये कंपनी फुलफिल करती है, राइट। तो द नेक्स्ट कंपनी इज बीएलएस इंटरनेशनल। इस कंपनी में मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो बीएलएस काफ़ी अच्छे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स दे रहा है। 44% सेल्स ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ 50% है। बट अगेन लिक्विडिटी नहीं आ रही है इस कंपनी में। अगर आप पी भी देखो तो 27 का पी है, राइट। 44 का इंडस्ट्री पी है। बट अगर आप बीएलएस का स्टॉक प्राइस देखोगे फॉर द लास्ट 1 ईयर पूरा फ्लैटिश स्टॉक प्राइस है। मतलब देख के बहुत दुख होता है ऐसे फ्लैटिश स्टॉक प्राइस को, राइट। इस कंपनी में लिक्विडिटी नहीं आ रही है। अगर आप देखोगे डीआईआईज एफआईआई स्टेक कोई बढ़ा नहीं रहा है। रिटेल इन्वेस्टर भी कुछ एक मार्जिनल इंक्रीज हुआ है एक तरह से, तो काफ़ी स्टैग्नेंट सा है स्टॉक प्राइस। थोड़ा कंसोलिडेशन तो हो चुका है इसका जितना कंसोलिडेशन होना है, बट वील वेट एंड सी हाउ द स्टॉक प्राइस मूव्स इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर, राइट। कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक है, तो अब बहुत सारे कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक दौड़ना शुरू कर देंगे क्योंकि जीएसटी पे जो रिव्यू बैठी है या बैठने वाली है, जो आज एक तरह से अनाउंस हुआ है, वो कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन होकर कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स में ही दिखेगा। बट इसमें बीएलएस इंटरनेशनल में जो भी वीज़ा प्रोसेसिंग का बिजनेस करती है, एंड इट इज़ मोर ऑफ एन इंटरनेशनल टूरिज्म प्ले रादर देन अ डोमेस्टिक प्ले, तो इतना ज़्यादा जीएसटी वगैरह का इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। बट इट्स अ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर एंड वीज़ा प्रोसेसिंग, इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स में एक टेलविंड तो कोविड के वक्त बहुत सॉलिड दिखी थी, वो टेलविंड थोड़ा डाई डाउन हुई है। बट ट्रैवल इज समथिंग विच विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग। तो वो ये कंपनी है, इसका स्टॉक प्राइस कहीं नहीं गया, इसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ। सांगवी मूवर्स एक क्रेन रेंटल कंपनी है, मतलब कैपिटल गुड्स में एक क्रेन रेंटल कंपनी, और कुछ बिजनेस इनका ईपीसी बिजनेस है। इस कंपनी का बस यही प्रॉब्लम है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,000 करोड़ का है, सेल्स अब तो 82% है, ईपीएस 24% है। बट अब दिक्कत ये हो रही है कि कंपनी एक हाई मार्जिन क्रेन रेंटल बिजनेस से लो मार्जिन ईपीसी बिजनेस को मूव कर रही है। तो जब ये होता है तो इसका जो आरओई जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो उसका आरओई कम होगा। अगर आरओई कम होगा तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी कम होगा। तो सांगवी मूवर्स का अगर मैं आपको स्टॉक प्राइस दिखा दूँ तो काफ़ी नीचे ही रहा है, अब ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है आफ्टर द प्रीवियस डेज रिजल्ट, तो देखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी बिकॉज इट इज़ मूविंग टू अ लो मार्जिन बिजनेस। तो ये था सांगवी मूवर्स। द नेक्स्ट कंपनी इज अपोलो माइक्रोसिस्टम्स। तो ये डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है। सेल्स इज अप 46%, ईपीएस इज अप 107। इसका पी 92 है, तो मेरे को पी थोड़ा ज़्यादा लगता है इसका, राइट। काफ़ी बैरियर्स टू एंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के, मतलब यू नीड टू गेट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम डीआरडीओ एंड ऑल दीज नॉट टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो बैरियर्स टू एंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस लगते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो इस कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड है, तो कंपनी को बहुत सारा इन्वेंट्री स्टैकअप करना पड़ता है, क्योंकि जो भी इन्वेंट्री होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वो हाई एंड कंपोनेंट्स लगते हैं उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो बाहर से इन्वेंट्री आती है, तो इसका इन्वेंट्री डेज काफ़ी ज़्यादा लंबा है, रिसीवेबल्स भी लंबा है क्योंकि गवर्नमेंट के साथ काम करती है, तो थोड़ा कलेक्शंस में थोड़ा दिक्कत आता है। पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डिफेंस कंपनी है। द नेक्स्ट कंपनी है स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड ने भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए, 56% का एक तरह से सेल्स ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ 86 का है, बट स्टॉक प्राइस कहीं नहीं जा रहा है स्काई गोल्ड का अगर आप देखोगे। इनफैक्ट स्टॉक प्राइस नीचे ही आ रहा है। तो ये फिर से यही एक कंपनी, ये भी एक कंपनी है जिसने एक हाई ग्रोथ कंपनी थी, एक बुल मार्केट में बहुत ऊपर गई, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, जुझारू मैनेजमेंट है। बट अगर आप देखोगे क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन 2-2.5% है, राइट। कांस्टेंट इक्विटी डाइल्यूशन है। मैं समझ सकता हूँ एक छोटा बिजनेस जब बड़ा बनने की कोशिश करता है तो उसको इक्विटी डेट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और अच्छे से इक्विटी डाइल्यूट भी किया, एक बुल मार्केट में पैसा अवेलेबल था तो इस कंपनी ने पैसा उठाया है मार्केट से। सीएफओ टू एबिटा कमज़ोर है, बड़े बड़े B2C ज्वेलरी कंपनीज के साथ काम करती है, राइट। आरओई आरओसी 20-25% का है, बट ग्रोथ जो है वो 200% का है। तो ऐसा समझ लीजिए कि बिजनेस में पैसा बन रहा है 25% से और इस्तेमाल हो रहा है 200% से, तो कहीं ना कहीं इक्विटी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करती है कंपनी, राइट। तो अच्छी कंपनी है, मुझे अच्छी लगती है कंपनी, बट इसका स्टॉक प्राइस जो है वो साइडवेज में ही जाएगा मुझे लगता है बहुत वक्त तक। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी से बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि ये ऊपर जाएगी, और ऊपर जा भी सकता है बट थोड़ा वक्त लगेगा। बट स्काई गोल्ड एक अच्छी कंपनी है, मुझे अच्छी लगती है, इसका P26 का है, इट्स अ डिसेंट कंपनी, बहुत सारा
एक तरह से इक्विटी डाइल्यूट करने के कारण थोड़ा स्टॉक प्राइस पे प्रेशर है इसके, राइट। ब्लू जेट हेल्थ केयर, अगेन ये कंपनी एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया कंपनी है, तो जो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, तो उसमें जो डायग्नोस्टिक कंपनीज है वो एक थोड़ा केमिकल मिला देती है उस सैंपल में, जिससे उनको जो भी डिजीज़ देखना है, नहीं देखना है, जो भी क्लैरिटी मिलनी है, जो भी रिपोर्ट्स तैयार करना है, वो एक तरह से ये कंपनीज तैयार करते हैं। तो ये कंपनी कॉन्ट्रास्ट मीडिया कंपनी प्लस जो वो शुगर फ्री प्रोडक्ट होता है जो डायबिटीज़ वाले लोग लेते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। करीबन 118% का सेल्स ग्रोथ है, ये काफ़ी एक सॉलिड कंपनी है। ईपीएस ग्रोथ 141% का है, तो ग्रोथ कंपनी है। इसका स्टॉक प्राइस में थोड़ा प्रेशर आया है रिसेंटली, बट इट्स अ ग्रोथ कंपनी, इक्विटी डाइल्यूट कर रही है अपना फ्यूचर ग्रोथ के लिए। यूरोपियन यूनियन को, यूरोप रिलेटेड कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, तो अच्छी कंपनी है ब्लू जेट हेल्थ केयर, राइट। केमिकल स्लैश फार्मास्यूटिकल कंपनी है, राइट। द नेक्स्ट कंपनी इज विंटेज कॉफ़ी। इसने अपना केपेक्स बहुत रिसेंटली कंप्लीट किया और फुल फ्लेज एक तरह से सेल्स दिए, राइट। सेल्स एकदम फायर किए इस कंपनी के, 133% का सेल्स ग्रोथ, 203% का ईपीएस ग्रोथ। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी एक तरह से एक अपवर्ड ट्रेंड में ही है बहुत वक्त से, राइट। इफ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस ऑफ ईयर सिंस मार्च, राइट, इट इज़ गोइंग अप। विंटेज कॉफ़ी एक स्मॉल कैप कंपनी है, अच्छा कंपनी है, राइट। B2B कंपनी है, B2C फॉर्मेट में घुसने की कोशिश कर रही है। जो एक तरह से जो कॉफ़ी के आउटलेट्स होते हैं या फिर कॉफ़ी के ब्रांचेस होते हैं, वो कंपनी एक तरह से फॉर्मेट में घुसने की कोशिश करिए, बट एक प्रिडोमिनेटली B2B कंपनी है, सॉलिड कंपनी है। 2000 मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, इसका भी हमने रिव्यू किया था हमारे चैनल पे। देन वी कम टू एलिकॉन इंजीनियरिंग। एलिकॉन इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली ये गियर बॉक्सेस बनाती है, राइट। इसमें एक वक्त पे एक एस इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड थे, 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। थोड़ा इसका वक्त ख़राब चल रहा है, बट आई थिंक इसका जो एंड इंडस्ट्री जो है, सीमेंट इंडस्ट्री एज वेल एज स्टील इंडस्ट्री, वो पिकअप करेगा मानसून के बाद, और जब वो पिकअप करेगा तो इसके सेल्स और भी बेहतरीन होंगे और अच्छे सेल्स आएंगे। तो द करंट पी इज़ अराउंड 28। स्टॉक प्राइस थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है, राइट। स्टॉक प्राइस हैज़ बीन गोइंग डाउन। इसका सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू, वैसे भी Q1 का सेल्स ग्रोथ कमज़ोरी होता है एलिकॉन इंजीनियरिंग का, क्योंकि एंड इंडस्ट्री जो होता है सीमेंट या फिर स्टील, वो इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता नहीं, और इस वक्त बारिश थोड़ा जल्दी आ गई थी, मिड मई में ही मानसून शुरू हो गया था, तो प्रोडक्शन जिस तरह साइकिल चलना चाहिए था वो नहीं चला, जिसके वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस भी है थोड़ा कमज़ोर निकला है। बट आई थिंक दिस कंपनी विल कैच अप एज वी गो अहेड। सो दिस वाज अ लिस्ट ऑफ the companies that gave excellent results, good results. Thank you very much for your time. Take care. Bye-bye.